वडनगर भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है, प्राचीनतम नगरों में से एक है। यहाँ 3 धर्मों का संगम दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ ही संस्कृति का प्रधान केंद्र रहा है। इतिहास में ये दर्ज है कि नागर ब्राह्मण, उनका उद्गम स्थल वडनगर ही है। नागर ब्राह्मण का जिक्र हुआ है तो नरसिंह मेहता का जिक्र होगा, जिनका लिखा हुआ भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए पीड़ पर आई जाने रे, जो बापू की प्रिय भजन थी, उनका ताल्लुक भी इसी वडनगर से है और उनके बेटे का विवाह भी इसी शहर में हुआ था। तो इस शहर की जो कल्चरल के जो रूट्स रहे हैं, तो आज की तारीख में वर्तमान सरकार उस सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रही है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नगर जो है सांस्कृतिक विरासत का भी एक मुख्य केंद्र रहा है। मैं इस सांस्कृतिक पहलू को 3 तरह से देखता हूँ। एक है बौद्ध सांस्कृतिक, तो दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच में ये बहुत मुख्य केंद्र था बुद्धिज़्म का, और हम यहाँ पे लगभग बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती रहती है। बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स जो यहाँ आते हैं, रुकते हैं और उसको समझते हैं, तो वो एक बुद्धिस्ट सांस्कृतिक केंद्र भी ये रहा है। उसके साथ साथ जैनिज़्म का एक मुख्य केंद्र रहा है। जैन लिटरेचर और जैन स्कॉलर्स यहाँ पे बहुत आते हैं, जैन मंदिर यहाँ पे हैं, उसका एक मुख्य केंद्र है। और जैसा आपने कहा कि नागर ब्राह्मणों का ये मुख्य केंद्र था, उनकी उद्गम स्थली है। यहाँ का जो हाटकेश्वर मंदिर है वो नागर ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं और उसी की वजह से यहाँ से उनकी उद्गम स्थली बनी है। और जैसा आपने खुद ही जिक्र किया है कि नागर ब्राह्मणों का बहुत मुख्य योगदान है गुजरात के लिटरेचर में और गुजराती लिटरेचर में, और उसमें मुख्य आपने उल्लेख किया है वो नरसिंह मेहता है। उसी तरह से एक संस्कृति का एक और पहलू यहाँ पे है कि ये कला और कौशल का मुख्य केंद्र था। तो मेडिवल टाइम में यहाँ पे लोक वाक्या में फेमस है कि ताना रीरी जो है वो 2 बहनें थी, जो कहीं ना कहीं उनकी इतनी पारंगत संगीत के अंदर थी कि जब तानसेन ने दीपक राग गाया अकबर के दरबार में, तो उनको एक तरह की दाह उनके शरीर में उत्पन्न हो गई, क्योंकि जब दीपक राग गाया जाता है तो साथ में मेघ मल्हार भी उसी कोटि का गाया जाना चाहिए। तो वो जो कहीं ना कहीं अग्नि और जल तत्व एक साथ मिलते हैं तो वो होता है, लेकिन ऐसा था नहीं कोई जो उस समय उनके साथ मेघ मल्हार गा पाए। क्योंकि मेघ मल्हार नहीं गाया पाया तो वो जो उष्णता उससे उनके शरीर में उत्पन्न हुई, उनकी स्किन जलने लगी और अपनी उस दाह शांति के लिए वो पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहे। जब वो इस रास्ते से गुजरते थे या किसी तरह से उन्हें पता चला कि ऐसी एक जगह वडनगर एक है जहाँ पे कोई मेघ मल्हार गा सकता है, तो वो यहाँ पे आए और ताना रीरी ने तानसेन के लिए मेघ मल्हार गाया। इस चीज़ का बहुत जगह पे उल्लेख मिलता है जो साहित्य और लिटरेचर को जो लोग जानते हैं, और तब जो है वो तानसेन स्वस्थ हुए। तो ये नगर कला के उस उच्चतम शिखर से जुड़ा हुआ है कि जब बहुत कम लोग जानते हैं कि तानसेन से भी बड़ा म्यूजिशियन कोई हो सकता है, या तानसेन को भी जिसने तानसेन के लिए मेघ मल्हार गाया हो, तो वो यहीं की एक बात है। और ताना और रीरी दोनों बहनें थी, उन्होंने ये दीपक मेघ मल्हार गाया था। फिर एक और कहानी ये भी है कि उसके बाद उनको प्रेशराइज़ किया गया कि वो मुगल कोर्ट में गाना गाएं। वो नहीं गाना चाहती थी, वो हाटकेश्वर उनके आराध्य देव थे, वो अपने स्वांत सुख के लिए गाना गाती थी। संगीत उनका स्वांत सुख था, वो किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं गाती थी। एक और उसी वजह से उनकी वो पारंगत भी हासिल थी। वो कहीं ना कहीं ऐसी भी कहानी है कि जब उनको बाध्य किया जाना लगा तो उन्होंने फिर जिस कुएं में वो गाती थी उस कुएं में सुसाइड कर लिया था। उनकी कमेमोरेशन के लिए गुजरात सरकार यहाँ पे हर साल ताना रीरी महोत्सव का आयोजन करती है और बड़े उच्च कोटि के संगीत प्रेमी जो है हर साल वो एक महोत्सव रहता है जब यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल किया जाता है, ताना रीरी म्यूज़िक फेस्टिवल। और हमारे यहाँ पे एक ताना रीरी मेमोरियल भी बनाया गया है वडनगर में। तो बहुत समृद्ध इतिहास सांस्कृतिक विरासत यहाँ की रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। जी हाँ, तो सुना आप लोगों ने। वैसे तो ये शहर छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत की गहराइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप जितना वडनगर के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ऐतिहासिक तथ्यों की परतें धीरे धीरे आपके सामने खुलती जाएंगी। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। धन्यवाद।